नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत में। हूं आपके साथ अखिलेश यादव। दर्शकों, आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर चर्चा होगी, भारत की राजनीति पर चर्चा होगी और जो अभी राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं भारत में उस पर चर्चा होगी। और हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जी, जो बिलासपुर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। इनसे हम आज ढेर सारी राजनीतिक बातें करेंगे, इनके विधानसभा की बातें करेंगे और छत्तीसगढ़ में जो इनकी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, इस पर बातें करेंगे और राजनीतिक बातें करेंगे। कुछ देश से जुड़े जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर हम बातें करेंगे। सर, सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है आपका बुलंद भारत में। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल है मेरा कि अभी आप हाल ही में राहुल गांधी जी की सदस्यता को पुनः बहाल कर दिया गया है, जो उनकी लोग संसद की सदस्यता थी, लोकसभा की, बहाल कर दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये बात सिद्ध हुई जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने राहुल जी के सजा पर रोक लगाई और ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र पूर्वक राहुल जी की सदस्यता समाप्त करने का काम किया। उनको राहुल गांधी जी से डर लगता है। पूरे देश में एक ऐसा नेता है राहुल जी हमारे, जिन्होंने इतनी बड़ी पदयात्रा की। उस पदयात्रा के बाद जो पूरे देश में एक स्थिति बनी, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। खासकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी लोगों को लगता है कि राहुल गांधी जी ही एक ऐसे नेता है इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी को ठीक कर सकते हैं। आपने पदयात्रा की बात की, भारत जोड़ो यात्रा की बात की। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भारत में या भारत में राहुल गांधी की जो छवि है उसमें कुछ निखार आया या कांग्रेस पार्टी की छवि में निखार आया? बिल्कुल छवि में निखार आया और ये ऐसी पदयात्रा थी भूतो न भविष्यति। इतनी बड़ी यात्रा राहुल जी ने की आज के जमाने में। इस पदयात्रा, इसका मतलब है कि कांग्रेस की जो परंपरा है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसको बढ़ाने का काम राहुल जी ने किया और इससे अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता। जब देश की सरकार किसी की सुन नहीं रही हो, संसद में आपको बोलने नहीं दिया जा रहा हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, संविधान को के साथ संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में राहुल जी ने तय किया कि हम देश में जनता की अदालत में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। और हुआ कि राहुल जी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की तो लोगों ने अपनी भावनाएं रखी, अपनी बातें रखी। विभिन्न भाषाई के क्षेत्र के लोगों ने उनसे अपनी समस्या बताई और इस देश में क्या होना चाहिए, इस पर एक वैचारिक जो है व्यवस्था बनी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इस यात्रा के बाद उनको लगता है कि राहुल जी के नेतृत्व में जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग हैं और जो इस देश को नए रास्ते पर, नए आयाम की ओर ले जाना चाहते हैं, वो सब एक होंगी। तो जब ये सब ताकतें एक होंगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जात पात के नाम पर लड़ाने की राजनीति करती है, इसलिए वो बैकफुट पर आई। और उसको जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने एक जिस वर्षों से जो 1.5 वर्षों से जो याचिका थी, मानहानि का मुकदमा था, जिसपे रोक भी लग गई थी, पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के शायद विधायक, उन्होंने पुनः उसमें सुनवाई की और उस सुनवाई करा के फिर उसमें इतनी बड़ी सजा दी गई, इतनी बड़ी सजा दी गई। आप अभी इस संसद में देखेंगे ऐसे ऐसे सांसद भी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे आपराधिक प्रकरण हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता जिसके खिलाफ कोई मामला ही नहीं इस देश में, मानहानि का मुकदमा और जिसमें अधिकतम सजा 2 साल, उस जज ने भी, आदरणीय जज जी ने भी पूरी 2 साल अंतिम सजा दे दी और 1 दिन के अंदर लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी। 1 हफ्ते के अंदर उनका बंगला भी खाली करा दिए। ये सीधा सीधा षड्यंत्र है कि गांधी परिवार को, राहुल गांधी को ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। पर राहुल गांधी न डरने वाले हैं, न कांग्रेस के लोग डरने वाले हैं। हम सब मिलकर जब 2023 का छत्तीसगढ़ तो चुनाव हम जीतेंगे, 24 में भी इस बार देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा की बात की हमने, क्या लगता है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होंगे, अभी 2023 में 5 राज्यों में चुनाव है साल के आखिरी में, इस यात्रा का कुछ चुनाव को प्रभावित करेगा? यात्रा का कुछ लाभ मिलेगा कांग्रेस को? उस यात्रा का लाभ 100% मिलेगा। उसी का तो परिणाम था कि राहुल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र, और अब देश की जनता समझ रही है कि एक ऐसा नेता जो प्रधानमंत्री के पद के लिए कभी नहीं मरा, चाहे उनकी माँ सोनिया जी हमारी नेता हो, चाहे राहुल जी जब चाहते तब प्रधानमंत्री बन सकते थे यूपीए की सरकार में, पर उन्होंने इसको कभी महत्व नहीं दिया। वो चाहते हैं देश लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़े और सबको समान अधिकार मिले, इसलिए वो
राहुल जी जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम अभी इन 5 राज्यों में भी आपको दिखेगा। हिमाचल में भी आपने देखा कि उनकी पदयात्रा के बाद चुनाव में वहां जीते भी, कर्नाटक में भी दिखा। कर्नाटक में भी दिखा, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तो हम जीतेंगे ही। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमारी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को इन्होंने छीना है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग डाका डालने का काम कर रहे हैं। सरकारें जनता बनाती है, जनता सरकारें चुनती है। उन चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से डाकू डाका डालते थे ना किसी के घर में, उस तरीके से लोग डाका डालने का काम करते हैं, चुनी हुई सरकार को लूट के ले जा रहे हैं। सर, एक देश से जुड़ा सवाल करते हैं आपसे, जो कि आप देख रहे होंगे कई कई महीनों से मणिपुर जल रहा है लगातार। उसमें इस तरीके से अलग अलग ऐसे ऐसे चित्र आ रहे हैं, जैसे फोटोज आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज आ रहे हैं वहां से, जो मन को द्रवित कर रहे हैं। पूरे मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, राज्य में भी है उनकी सरकार। उन्होंने राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश प्रेम की बात करते हैं। तो ऐसे में इस स्थिति में मणिपुर की घटना को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, मणिपुर जिस तरीके से जल रहा है, पूरी देश और दुनिया देख रही है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहाँ हरकतें हुई, ये सब अशोभनीय हरकतें हैं और निंदनीय हैं। लेकिन केंद्र की सरकार को इसने अभी तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। इतने दिन से लगातार वहां घटनाएं घट रही है, रोज मणिपुर जल रहा है, किसी के घर लूटे जा रहे हैं, हथियार लूटे जा रहे हैं, हथियारबंद लोग जाके किसी के भी के ऊपर गोलाबारी कर रहे हैं। पर केंद्र की सरकार आखिर वहां चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी इसमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर सांसद सदस्य लोग, लोकसभा के हमारे सांसद लोग चाहते हैं कि इसमें नरेंद्र मोदी का जवाब आना चाहिए, तो आखिर नरेंद्र मोदी जी को ऐसी कौन सी जिद वाली बात है? जब भी कोई मांग करते हैं तो उसमें चुप हो जाते हैं, जवाब। अपने चुप होने की बात है, चुप होने का अभी हाल में ही अविश्वास प्रस्ताव पे बात हो रही थी, सभी विपक्ष ने सबने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। यही तो करें, जब किसानों का मामला था, जब किसान बरसात में, कड़कती ठंड में और गर्मी में दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा रहा कि एक किसान के लिए जो काला कानून है इसको वापस करिए। 1 साल तक 7 किलोमीटर दूर वो जगह था, 8-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, प्रधानमंत्री किसानों से बात करने नहीं गए, अपने जिद पर अड़े रहे। लेकिन अंततः उनको वापस हटना पड़ा, उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा, उस कानून को वापस लेना पड़ेगा। जब किसानों के लिए आप कानून बना रहे हैं, किसान उस कानून से सहमत नहीं है, आप क्यों थोपना चाहते हैं? तो हमारे राहुल जी जो कहते हैं, सारी नीतियां ये अपने 2 और 2 क्या बोलते हैं ना, अपने 2 मित्रों के लिए बनाते हैं, अडानी अंबानी के लिए। सारी व्यवस्था को अभी हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन और पूरे देश में एयरपोर्ट टाइप रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे मंशा क्या है? आप इतना बड़ा एयरपोर्ट टाइप का सुविधा देंगे, उसके बाद बेच देंगे, ये अडानी लोग ले लेंगे और फिर उसके बाद उसमें पैसा कमाएंगे। तो देश की संपत्ति, आपको नहीं लगता कि जनता का फायदा हो रहा है इसमें? जनता को बढ़िया, जनता का नुकसान होगा, हाई क्लास सुविधाएं मिलेंगी, हाई क्लास सुविधाएं लेंगे, उसमें पैसा वसूला जाएगा। अभी जनता आराम से आती जाती, आप सुविधाएं दीजिए ना, उसको प्राइवेटाइजेशन क्यों करेंगे? प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे इनकी मंशा रहती है कि आरक्षण को भी धीरे धीरे ये खत्म करना चाहते हैं। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये लोग अपने हाथ में लेना चाहते हैं, देश के संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। आखिर ये क्या चाहते हैं? आप देखिए, जो मोदी भक्त हैं वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे 2014 में ही इस देश को आजादी मिली। हमारे सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, हमारे महान पुरुषों ने अपना त्याग बलिदान दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। मैं तो कहता हूं, देश आजादी के पहले भी कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, और आजादी के बाद भी अगर इस देश में किसी ने कुर्बानी दी तो इंदिरा जी की कुर्बानी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की कुर्बानी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की कुर्बानी हुई। हमारे छत्तीसगढ़ में आइए तो नक्सलाइट हमले में हमारे 25 लोगों की शहादत हुई, 30 लोगों की, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता, चाहे महेंद्र कर्मा जी हो, नंद कुमार पटेल जी हो, विद्याचरण शुक्ल जी हो, राजनांदगांव के हमारे उदय मुदलियार जी हो, ये सब नेता आखिर कहाँ गए थे? उस नक्सलाइट एरिया में शांति बहाली के लिए गए थे, लोगों की हित की बात करने गए थे, उनका क्या कसूर था? पर उनकी हत्याएं हुई। तो हमारा जो कांग्रेस, हमारी कांग्रेस के लोग हैं, पहले देश की आजादी के लिए लड़े, आजादी के बाद भी लोगों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज भी हम लड़ते हैं और कुर्बानियां देने से भी पीछे नहीं होते। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, बात करते हैं, चूंकि इसी वर्ष आखिरी में छत्तीसगढ़ के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। लगभग 4.5 सालों की सरकार आपने बिता दी है। क्योंकि मैं आपसे इसलिए सवाल करूंगा, आप पिछली बार प्रत्याशी भी थे विधानसभा में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए।
अभी अगर मैं जानना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो छत्तीसगढ़ शासन आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनका मैं रिपोर्ट कार्ड जानना चाहूँ, आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जानना चाहूँ, तो आप बेहतर कैसे हैं 15 साल की भाजपा सरकार से, आप बेहतर कैसे हुए? ये रिपोर्ट कार्ड तो आप जनता से भी पूछ सकते हैं। बेहतर ऐसे हैं कि जो हमारी छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना था कि जिस छत्तीसगढ़ का सपना हमारे पुरखों ने देखा था, वो छत्तीसगढ़ पिछले 15 साल में भाजपा की सरकार में उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अभी 4.5 पौने 5 साल ही पूरे होने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया, उससे हर छत्तीसगढ़ का नागरिक ये महसूस करता है पहली बार कि हमारी अपनी सरकार है, हमारे किसान के बेटे की सरकार है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को महसूस कराया कि छत्तीसगढ़ में अब छत्तीसगढ़िया और आपकी सरकार है। उसके बहुत सारी जो योजनाएं हैं, चाहे किसानों का कर्जा माफी हो, बिजली बिल हाफ हो, किसानों के धान की जो कीमत की बात वर्षों से लोग बात करते थे, भाजपा 300 बोनस देने की बात करती थी, चुनाव के बाद कोनस, पहले बोनस फिर कोनस बोल देती थी। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी न केवल उनको 2500 रुपए में धान खरीदी किए, कर्जा माफ किए, बिजली बिल हाफ किए, जो राजीव गांधी खेतिहर मजदूर न्याय योजना के तहत उन मजदूरों को जिनके पास खेती नहीं है उनको भी 7,000 रुपए सालाना, फिर राजीव मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, छत्तीसगढ़िया खेल कूद को प्रोत्साहित करने के लिए साल में 1 लाख रुपए, 25,000 रुपए त्रैमासिक। तो मुख्यमंत्री जी ने, जब से हमारे मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने खजाना, जो सरकारी खजाना है उसको जब उन्होंने खोला तो सीधे गांव गरीब किसान मजदूरों की जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया। और 15 साल की जो सरकार थी भाजपा की, वो उस खजाने का उपयोग करती थी, अपने मित्रों को, उद्योगपतियों को पैसा देती थी, उनसे लैपटॉप खरीदती थी, मोबाइल खरीदती थी, उनसे जर्सी गाय खरीदती थी, उनसे चप्पल और जूते खरीदते थे, आदिवासियों को बांटेंगे करके, और सब में कमीशन खोरी करते थे। ये प्रमुख अंतर रहा। दूसरा, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जगाने का जो माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया, वो लोगों के दिल में बैठ गया। दूसरी बात, उन्होंने छत्तीसगढ़िया खान पान, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया खेल कूद, इन सबको जो खत्म हो रही थी जो चीजें, उनको बढ़ाकर छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जो उन्होंने जगाया, इसलिए छत्तीसगढ़िया के जितने हमारे आज लोग हैं, पूरे कैसा हूँ, जो भी 2.25-3 करोड़ जनता है, उन सबके दिमाग में एक चीज बैठा है कि भूपेश बघेल जी हमारा खुद के घर का बेटा है। कोई उसको काका कह रहे हैं, कोई मामा कह रहे हैं, सबको लगता है कि ये सरकार हमारी अपनी सरकार। सर, भूपेश बघेल की बात करें तो लगातार मीडिया में देख रहे हैं और जो तमाम जगहों पर देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि भूपेश बघेल प्रो हिंदुत्ववादी छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी को कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मतलब वो कांग्रेस की विचारधारा से इतर थोड़ा सा हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या लगता है? कांग्रेस की विचारधारा से इतर नहीं। देखिए, इस देश में सबको अपना अपना अधिकार है, हर धर्म को मानने का अधिकार है। भूपेश बघेल जी भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आवरण बना रखा है इस देश में कि कांग्रेस के लोग जैसे हिंदू ही नहीं। हाँ, मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, उसी पे कह रहा हूँ, मैं कैसे हिंदू नहीं हूँ? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के और कई लोगों को मैं चैलेंज कर सकता हूँ, उनसे ज्यादा मैं देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, उनसे ज्यादा देवी देवताओं के बारे में जानता हूँ, लेकिन हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर ही राजनीति कर रही है, राम के नाम पर राजनीति करती है। उनके राम कैसे है नहीं पता, पर हमारे अपने राम जो है ना, जिनको हमने पढ़ा है रामायण में, रामचरितमानस में, वो राम जो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, जिस राम का नाम सुन के लोगों के आंखों में आंसू आ जाए, हृदय प्रेम से भर जाए, उस राम को हम जानते हैं। इनके राम जो भारतीय जनता पार्टी के राम हैं, इनके राम जो छवि है वो क्रोधी राम की छवि है। जैसे राम किसी को मारने ही दौड़ रहे हैं और उसी तरीके से लोग बजरंग दल बना के मारने दौड़ते हैं। सवाल यह है, बजरंग दल बजरंग बली के नाम का हो सकता है, लेकिन बजरंग दल में मुझे शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं हर शनिवार मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ। तो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करने का जो काम भाजपा ने किया ना, भगवान भी इनको माफ नहीं करेंगे। और भूपेश बघेल जी ने वही काम किया जो एक हिंदू होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते, और जो पूरे देश में जिस राम को हम मानते हैं, वो राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा है, कौशल्या की जन्मस्थली यहाँ है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। कौशल्या की जन्मस्थली को उन्होंने एक बड़ा रूप दिया, राम वन पथ गमन बनाया। तो ये मुद्दा भाजपा के लोग खोजते हैं, कभी राम जन्मभूमि, कभी कृष्ण जन्मभूमि। हम लोग ये मुद्दा छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में दिखाया कि हम लोग राम को भांचा मानते हैं, तो हमारे से ज्यादा राम की पूजा कोई नहीं कर सकता। भांचा को
राम को हम लोग मानते हैं, ये लोग केवल राजनीतिक रूप से मानते हैं। जी। एक सवाल मेरा ये है सर कि अब पिछले दिनों मोदी जी रायपुर आए थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भूपेश बघेल की जो सरकार चल रही है ये कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम है। यहाँ से पैसा, छत्तीसगढ़ का पैसा लूट कर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में खर्च कर रही है, चुनाव जीते भी है। तो उनके लिए उनका कहना था कि भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम का काम करती है, ना कि छत्तीसगढ़ वासियों के कोई हित का काम किया इन्होंने। अब ये तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि आप उस एटीएम को बंद करने के लिए हो सकता है ईडी के लोगों को लगा रखा है। आपके एटीएम कौन से हैं? अडानी अंबानी है क्या? आप भी मुख्यमंत्री थे, आप कहाँ के एटीएम थे आप बताइए। सवाल इस बात पे है कि मुख्यमंत्री जी के काम से और उनकी इतनी योजनाएं हैं जो जनहित की, उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए। छत्तीसगढ़ में तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा जिसको लेकर भाजपा मैदान में आ जाए। इसलिए अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यहाँ उतरना पड़ रहा है और डायरेक्ट हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर अटैक करना पड़ रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी की सफलता है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अब हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ को दिखा दिया, आप चाहे ईडी ले आओ चाहे कुछ ले आओ, छत्तीसगढ़ की जनता जान गई है कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़िया हित के लिए, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के लिए और छत्तीसगढ़ को इस देश में आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं। हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जो नारा है उसको चरितार्थ कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो नारा दिया है मुख्यमंत्री जी ने, उसको भी हम सब मिलकर नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे जिसमें सर्व समाज के लोग सामाजिक समरसता के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे नंबर 1 हो। ये मुख्यमंत्री जी का सपना है, हम सबका सपना है और इसको हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एक सवाल मेरा ये, चुनावी सवाल थोड़ा सा करते हैं, चुनावी साल है तो अभी आज की स्थिति में चुनाव नजदीक है, 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, अभी अपने आप को कांग्रेस पार्टी कहाँ पाती है? आपको क्या? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, अब की बार 75 के पार। जब हम पिछली बार विधानसभा में 68 सीटों में जीते थे, उसके बाद अभी तो 71 हो गए, तो लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। तो उस समय हमने लोगों से वायदे किए थे, अभी हमने वायदे पूरे करके दिखाए और सरकार की जितनी जनहित कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे आदिवासी लोगों के तेंदुपत्ता बोनस बढ़ाने की बात हो, आदिवासियों को बस्तर में जमीन वापस करने की बात हो, यानी सर्व समाज सर्व वर्ग के लिए हमने काम किया है। तो ये सब कामों का परिणाम जो दिख रहा है उससे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि अब की बार 75 के पार, वो हम लोग 75 के पार ही सीट जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले बार इन्होंने जो जोगी कांग्रेस और बसपा को पैक्ट करा के एक राजनीतिक षड्यंत्र के तरीके से काम किया था, जिसके कारण ये 14 सीट बचा ले गए, वरना ये सब सुपड़ा साफ हो जाता है। मुंगेली, बिलासपुर जिला और बलौदाबाजार जिले में जोगी कांग्रेस का प्रभाव था और बसपा के साथ जो उनका पैक्ट था, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक ले लिया। चाहे हमारे बिला विधानसभा की बात हो, चाहे मस्तूरी हो, चाहे अकलतरा हो, चाहे इस रेंज की सभी विधानसभा में जो ये भारतीय भाजपा के जीते हैं ना, वो केवल एक षड्यंत्र के तहत बसपा और जोगी कांग्रेस का पैक्ट करा के उनको जो चुनाव लड़ाया, कांग्रेस के वोट कट गए, इसलिए 14 जीत गया, नहीं तो ये 2-3 ही रहते। सर आप बिल्हा की बात करें, बिल्हा विधानसभा, बिल्हा आपकी विधानसभा है, आप खुद वहां से दावेदारी करें, पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बिल्हा के लिए, मान लीजिए आप विधायक बनते हैं फ्यूचर में, तो बिल्हा के लिए आपके पास मिशन विजन क्या है? बिल्हा को बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या आइडियाज है? क्या ऐसा क्या है कि आपको बिल्हा के लोग आपको वोट दें? क्या आपने किया है? पिछले 15 साल की सरकार में यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक हैं बड़े पदों पर रहे, पर पिछले 15 साल में कोई ठोस काम उन्होंने नहीं किया। ये कहते हैं कि विकास पुरुष अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन आज भी बिल्हा की जनता बहुत सारी चीजों के लिए तरस रही है। सिंचाई की व्यवस्था की बात हो, सड़क की बात हो और शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी थोड़ा रोकना चाहूंगा सड़क की बात को लेकर। मैं खुद गांव में घूम रहा था, अभी गांव में गया था, तो सड़क की स्थिति वाकई में बहुत दयनीय है, मतलब रास्ते बहुत बदतर है। आदमी पता नहीं किस तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि भारत अभी भी उत्तर प्रदेश और राज्यों देखे तो 20 साल पीछे दिखता है आपकी विधानसभा में, इस तरीके की स्थिति है। अभी सड़क की स्थिति बहुत सुधरी है, चाहे हमारे पथरिया क्षेत्र की हो, मुंगेली जिले की, चाहे बिलासपुर जिले की, बिल्हा, सभी जगह की सड़कों को बिल्हा विधानसभा में हमने सुधरवाया है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बड़ी बड़ी सड़कों का रिन्यूअल भी हुआ है, लेकिन कुछ एक सड़कें हैं जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना की सड़कें कुछ गाँव की, जिसमें कोई असली में उसका प्रावधान नहीं होता मेंटेनेंस का, तो उन सड़कों का भी हमने बनवा के भेजा है। मैं वही प्रश्न करना चाह रहा हूँ आपसे कि ये माननीय जो अभी विधायक हैं
नेता प्रतिपक्ष भी थे। आखिर ऐसा इन्होंने क्या काम किया कि इनको पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया? ये ऐसा क्या काम करते हैं कि एक बार जीतते हैं और एक बार हार जाते हैं? अगर काम के दम पे ये नेता रहते, विधायक रहते, तो दूसरी बार अवश्य चुना जाना चाहिए था। निश्चित रूप से। इसका मतलब है ये काम कभी नहीं करते, ये खुद मान के चलते हैं कि इस बार मेरी पारी है, अगली बार दूसरी की पारी है, और ये लगातार चल रहा है। इसलिए ये मेहनत ही नहीं करते और कभी इन्होंने विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। अपने कुछ लोगों की जेबें भरने का काम किया, अपने लिए कुछ व्यवस्था बनाने का काम किया। लोग, बिल्हा की जनता आज भी त्राहिमाम है बहुत सारी चीजों के लिए। पर मैं जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो मैंने प्रॉमिस किया था बहुत सारी चीजों में, जो हमारी पार्टी के मुद्दे थे, वायदे थे, उसके अतिरिक्त भी इन क्षेत्र में, जैसे बोदरी नगर पंचायत को नगर पालिका बनाना, महाविद्यालय बरतौरी में खोलना, बोदरी में खोलना, इसी प्रकार पथरिया क्षेत्र में साकेत में महाविद्यालय की बात हुई थी, और कुछ सड़कें थी जो 2 लेन करनी थी, पथरिया के क्षेत्र में भी कुछ सड़कें थी। इन सबको मैंने प्रॉमिस किया था, पर मैं चुनाव हार गया। पर सरकार हमारी बनी तो भी हमने बहुत सारी उन सड़कों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी के शासन में केवल इसलिए नहीं बनाया जाता था कि वहां से इनको वोट नहीं मिलते, चाहे कुआं बुड़सरा की सड़क की बात हो, चाहे फदहा से कुआं की बात हो, चाहे जहाल से बुड़सरा, ये कई ऐसी सड़कें हैं जिनका हमने लगभग काम भी पूरा हो गया। तो ये सड़कें थी जो कई सालों से नहीं बन रही थी। तो ये जो पक्षपातपूर्ण काम माननीय विधायक जी ने किया था ना, हमने इस बार पक्षपातपूर्ण काम नहीं किया। सरकार ने सभी लोगों को लेकर, और चाहे कोई भी पार्टी का किसी गांव में रहता हो, हमने सब गांव का विकास करने का काम किया। सर, एक मैंने देखा कि आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं कि बिल्हा में कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे दावेदार आ रहे हैं, बहुत सारे दावेदार हैं, काफी लंबी सूची बनेगी देखेंगे तो। क्या आपको लगता है चैलेंज है आपके लिए जो दावेदारों की सूची? चैलेंज नहीं है। मैं तो हमेशा अपने काम के दम पर और मेहनत के दम पर ही इस क्षेत्र में, और बिलासपुर जिले का मैं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भी रहा, भूपेश जी के नेतृत्व में मैंने काम किया, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहा। इस तिफरा जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ मेरा घर है, यहाँ मैं पंच रहा, उप सरपंच रहा, प्रभारी सरपंच रहा, मेरी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष। मैं एक एक स्टेप, सीढ़ी बाई सीढ़ी आया हूँ और मेहनत करके आया हूँ। पिछले बार विधानसभा की जो परिस्थिति थी पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वातावरण था। इस जिले में जो स्वर्गीय अजीत जोगी जी का नेटिव प्लेस था, उनका नेटिव होम डिस्ट्रिक्ट था, वहां पर उनका ज्यादा प्रभाव भी था, और उन्होंने उस प्रभाव का पूरा उपयोग किया ताकि कांग्रेस को हराने के लिए पूरी तरीके से उन्होंने अपना प्रभाव का उपयोग किया, जिसमें बलौदा बाजार, मुंगेली और बिलासपुर, ये 3 जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इस कारण मुझे हार का सामना करना पड़ा। और चूंकि मेरा जो वर्तमान सिटिंग एमएलए कांग्रेस का था, वो स्वयं जोगी कांग्रेस में जाके लड़ गया सिटिंग एमएलए, उसका भी बड़ा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। वो उस समय कई चीजों में बड़े निष्क्रिय भी रहे, उसका भी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो ये बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो मैंने 58,000 मत प्राप्त किए वो, और जोगी कांग्रेस में जो हमारा सिटिंग विधायक थे सियाराम कौशिक, उन्होंने जो 29,000 मत प्राप्त किए, उन दोनों को जोड़े तो हम 88,000 मत प्राप्त करते हैं, और माननीय धर्मलाल जी ने 84,000 मत, तो हम 4,000 से जीत रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस यहाँ से जीती हुई है। हम जब लोकसभा के चुनाव में आए तो जो हमारा हार का अंतर 25-26,000 था, केवल 10,000 हो गया। लोकसभा में 10 था। हाँ, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो परिस्थितियां विपरीत थी इस जिले के लिए, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। इसलिए मैं और सभी लोग हारे। मैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति में 58,000 वोट उस परिस्थिति में लेके आया, बाकी जगह तो बहुत थर्ड पोजीशन में लोग रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो 4.5 साल जो सरकार का काम है, भूपेश बघेल जी का चेहरा है, और 4.5-5 साल से हारने के बाद भी मैं सक्रिय रूप से जनता का जो मेरे ऊपर आशीर्वाद रूपी कर्ज था हर गांव का, उस कर्ज को छूटने का मैंने प्रयास किया। इसलिए मैं लगातार उनकी सेवा करता रहा, मुख्यमंत्री की सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाया, बहुत से गरीब लोगों को इलाज कराने का काम किया, बहुत से लोगों की बड़ी बीमारियों का इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने कराया, बहुत से लोगों को थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी में जो तकलीफें होती हैं उनकी समस्या को हल करता हूँ। रोज सुबह हम ऑफिस लगाते हैं, ऑफिस में बहुत सारी तादाद में लोग आते हैं, कभी कभी सैकड़ों की तादाद में आते हैं, उन सबका काम करते हैं। इसलिए जनता से जुड़ने में मैंने कमी नहीं किया, और मैंने कभी किसी को अवसर भी नहीं दिया। आप विधायक भी नहीं है तो आप काम करा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती आपको? क्योंकि सरकार आपकी सरकार है,
पहले भी जब सरकार नहीं थी हाँ। तो मेरी एक छवि है कि मैं लड़के काम करा लेता था, जो हाँ, मैं उचित काम टोकना लेकिन चाहूंगा सर। सरकार जब से बनी है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, मंत्री लोगों जिससे सबसे परिचय है, लगातार हम कांग्रेस में 15 साल विपक्ष में रह के मैं सक्रिय कार्य करता रहा, कांग्रेस की पोस्टों पे रहा, तो उसका असर था। इसलिए बिल्हा विधानसभा में ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे माननीय धर्मलाल जी, तब भी हमने अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की भी रक्षा की और जनता की मांगों के अनुरूप काम भी कराने में मैं सफल रहा। इसीलिए बिल्हा की जनता के बीच आप जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो चाहती है कि पिछले बार राजेंद्र शुक्ला बेचारे को हार का सामना करना पड़ा था, जो गलतियां लोगों ने की थी वो अपनी गलती भी सुधारना चाहते हैं और इस बार भारी बहुमत से मुझे चुनाव जिताएंगे। अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वैद्य जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन सब का आशीर्वाद होगा। अगर मैं प्रत्याशी बना तो इस बार बिल्हा में भारी वोटों से जीतूंगा, क्योंकि 58 और जो पिछला 29 बढ़ गया था, 88,000 तो मैंने आपको बता ही दिया। भूपेश बघेल जी के और कांग्रेस सरकार के चेहरे पे आप ले लें 10-20 हजार, कुछ मैंने जो 4.5 साल लगातार हारने के बाद भी काम किया, तो लोग कहते हैं कि बेचारा हारने के बाद भी काम कर रहा है, तो उस बेचारे के नाम से भी मुझे सिंपैथी वोट जो मुझे मिलेंगे, मेरे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो मैं 1,10,000 से अधिक वोट पाऊंगा, ये आपके चैनल के माध्यम से गारंटी दे रहा हूँ। सर, आपने भी कहा कि लड़के काम कराने वाला हूँ मैं, ऐसा तो भाजपा के कुछ लोकल लोगों का कहना है कि आपकी छवि जो है बाहुबली दबंग टाइप की छवि है, आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं, लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि राजेंद्र शुक्ला। पिछले बार भी माननीय विधायक जी ने चुनाव के समय मुझे बाहरी भी कहा, फिर कभी कहा गुंडा है, बदमाश है, जबकि उनको पता है कि मेरे बाप दादा सबकी पैतृक जो जन्मभूमि है यही मुंगेली के पास है। दूसरा, मुझे गुंडा और बदमाश कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाया मैं गुंडा बदमाश कैसे हूँ, मेरे खिलाफ क्या मामला है, मेरे कोई आपराधिक प्रकरण है क्या? मैं तो लोगों के लिए लड़ता हूँ, और जब सरकार इनकी थी तो मैं इनको बाध्य कर देता था, कई जगह से भगा देता था मंचों से। जब मैं सवाल करता था, जनता के हित की बात करता था, तो लोक सुराज अभियान जो भाजपा की सरकार चलाती थी उनसे इनको भागना पड़ता था, इनके अधिकारियों को भागना पड़ता था। तो वो मेरा जनता के लिए लड़ना है और ऐसी लड़ाई मैं जीवन भर लड़ूंगा, चाहे मुझे बाहुबली कहें, चाहे एक भी गरीब आदमी, एक भी आम आदमी बताए कि राजेंद्र शुक्ला कहाँ किसके लिए दादागिरी करता है। मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ता हूँ, मेरा कहीं कोई ऐसा लड़ाई नहीं है, ना आपसी रंजिश का मामला है। जनता के हित के लिए आंदोलन के रूप में, लड़ाई के रूप में, सब रूप में मैं काम करूंगा, उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि विधानसभा के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ भारत के जो अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियां करीब 26 जो गठबंधन बना है, इंडिया नाम रखा गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों को दिक्कत हो रही है इंडिया नाम से, और क्या लगता है कि इंडिया जो है कुछ 24 में कमाल कर पाएगी? बिल्कुल कमाल करेगा। देखिए, हमारा भारत देश में आज भी बहुत सारे लोग थोड़ा भावनात्मक होते हैं, और मैं बधाई देता हूँ हमारे विपक्षी सभी जो पार्टियां एक हुई कांग्रेस के नेतृत्व में भी, कि जो इंडिया नाम रखा, अच्छा नाम है। क्या उनको लगता है कि राम भी इनके हैं, भारत माता भी इनकी है, यही राष्ट्रभक्त हैं, यही देशभक्त हैं, सारा प्रमाण पत्र यही बांट रहे हैं, तो इसलिए उनको कष्ट हो रहा है। अब हमने अपने जो उसका नाम है विपक्षी एकता की इंडिया रख लिया, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत हमें नहीं, भाजपा को दिक्कत है। हाँ, तो भाजपा को दिक्कत क्यों हो रही है? तो बोल रहे कि इंडिया अंग्रेजों का दिया नाम है। हाँ, इंडिया अंग्रेजों का दिया नाम है। अब बताओ ये कौन सी बात हुई? इंडिया अंग्रेजों का दिया नाम है तो राहुल जी ने तो कहा ना कि भारत माता, कल भी उन्होंने जवाब दिया। तो इंडिया और भारत इसमें कोई नहीं है, ठीक है, अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया था, हर जगह इंडिया भी चल रहा है, भारत भी चल रहा है, तो हम भारत रख लेंगे, क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत क्या है? इंडिया नाम रखने से इनको इतनी परेशानी बेचे, केवल नाम से इतनी परेशानी बेचैनी क्यों? उनको लग रहा है कि इंडिया और भारत का नाम का उपयोग अब कांग्रेस कर लेगी या विपक्षी कर, उनको लगता है ये सारे उनके पेटेंट हैं, भारत माता से केवल हम ही बोल सकते हैं, राष्ट्रवाद की बात हम ही कर सकते हैं, राम की पूजा भी उनका बस चले तो कांग्रेसियों को प्रतिबंधित कर देंगे, रामकृष्ण की पूजा आप नहीं करोगे, ऐसे देश चले। लोकतंत्र है भाई, संविधान है इस देश में, सब लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र हमारा जिसकी सराहना पूरे विश्व में होती है, तो उस लोकतंत्र की रक्षा करने का काम हम कर रहे हैं। उस संविधान जो सारे लोगों को अधिकार देता है उसकी रक्षा करने का काम हम कर रहे हैं। ये लोग केवल देश को तोड़ना चाहते हैं और देश को में ये लोग क्या हिटलर शाही चलाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है।
अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व प्रत्याशी बिल्हा विधानसभा क्षेत्र व पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिलासपुर जिलाध्यक्ष और अध्यक्ष कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर। इनके साथ हमने काफी राजनीतिक बातें की और इनसे जाना कि इनकी सरकार ने 5 सालों में क्या किया है, क्या कुछ इनका चुनावी मुद्दा रहेगा आने वाले समय में। तो सर, सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।